हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय पाठशाला फॉर यू। दोस्तों, जनरल साइंस का आज पार्ट 16 है, जिसमें हम देखेंगे मोस्ट इंपॉर्टेंट 25 एमसीक्यूज जो आपके आने वाले एग्जाम एसएससी सीजीएल यूपी ट्रिपल एससी और अन्य स्टेट पीसीएस और आरओ यूपी की अभी होने वाली है। और इसके अलावा लेखपाल, जेल वार्डन और अन्य वनडे एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होंगे। इसलिए दोस्तों, वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। डेफिनेटली ये वीडियोस आपके आने वाले एग्जाम के लिए हेल्पफुल होगा। और दोस्तों, अगर वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक और शेयर जरूर करिए और माय पाठशाला फॉर यू को सब्सक्राइब करना ना भूलिए और बेल आइकन को जरूर प्रेस करें ताकि आने वाले वीडियोस की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास आ जाए। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। और आज का पहला क्वेश्चन यहाँ पे है, पीएच स्केल का आविष्कार किसने किया था? तो देखिए, पीएच स्केल का जो आविष्कार किया था ये SPL सोरेनसन ने इसका आविष्कार किया था, पीएच स्केल का। देखिए, पीएच का फुल फॉर्म क्या है? तो देखिए, पीएच का फुल फॉर्म होता है पोटेंशियल या पावर ऑफ हाइड्रोजन, ठीक है। और ये होता क्या है? तो देखिए कि पीएच एक जो है, पीएच मूल्य जो एक संख्या होती है जिसमें हम देखते हैं कि किसी पदार्थ की अम्लीयता यानी कि एसिडिटी और इसकी एल्कलिनिटी यानी कि जो क्षारीयता है, इसको प्रदर्शित करता है पीएच मूल्य, ठीक है। तो ये एक संख्या होती है, ठीक है। और देखिए कि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ होती है और कई बार ये जो है जो औषधि है उनके जो उसके उस क्षेत्र में बहुत ज़्यादा ये कार्य करता है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन यहाँ पे देखते हैं, कौन सी बीमारी प्रोटोजोआ के कारण होती है? तो देखिए, प्रोटोजोआ के कारण यहाँ पे मलेरिया होती है, पायरिया होती है और पेजिस, ये सारी यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। तो प्रोटोजोआ के कारण ये सारी बीमारी होती है। और देखिए, प्रोटोजोआ के कारण कौन कौन सी बीमारी होती है, देखिए इसके बारे में आपको बताता हूँ। देखिए यहाँ पे इसके अलावा जो है पायरिया, कालाजार, मलेरिया, पेचिस, ये सारी बीमारी एक तरह से हमारे प्रोटोजोआ के कारण होती है। इसको याद करने की एक ट्रिक है, पापा काम पे सोते हैं। तो इनकी देखो, पापा से इनकी पायरिया हो गया, का से हो गया कालाजार और माँ से हो गया यहाँ पे हो गया मलेरिया और पे हो गया पेचिस और सोते हैं यानी कि सोने की बीमारी। तो ये सारे कुछ इंपॉर्टेंट ट्रिक्स हैं, आप ध्यान रखेंगे। पापा काम पे सोते हैं, इससे प्रोटोजोआ से होने वाली जितनी भी बीमारी है उसको आप अच्छे से याद रख सकते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं, मानव पाचन तंत्र से जुड़ी ग्रंथियां यानी कि ग्लैंड्स का नाम क्या है? तो देखिए, यानी कि कौन सी हमारी पाचन तंत्र से जुड़ी ग्रंथियां हैं? तो ये है लार ग्रंथियां, यकृत और अग्न्याशय। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट ग्रंथियां हैं ग्लैंड से जो हमारे पाचन तंत्र से संबंधित रखते हैं। देखिए, पाचन तंत्र यानी कि ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम होता क्या एक्चुअल में? तो देखिए, जो हमारी पाचन क्रिया एक ऐसी क्रिया होती है जिसमें हम देखते हैं कि जटिल कार्बनिक पदार्थ यानी कि कॉम्प्लेक्स जो ऑर्गेनिक मटेरियल्स होते हैं उसका एंजाइम के द्वारा सरल कार्बनिक पदार्थों में यानी कि हमारे भोजन जो जटिल कार्बनिक यौगिक होता है, पदार्थ होता है, उसको एक तरह से सरल चीज़ में कन्वर्ट हो जाता है ताकि हमारी जो बॉडी की बाकी जो पार्ट्स है उसके द्वारा एब्जॉर्ब किया जा सके, ठीक है। और ये पाचन क्रिया हमारे मुख से शुरू होती है और हमारे एनएस यानी कि गुदा तक ये फैली रहती है, हमारी पाचन की जो पूरा प्रोसेस, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, पोन्स, सेरिबेलम और मेडुला निम्न में किसका हिस्सा है? तो ये देखिए किसका हिस्सा है, यानी कि ये हमारे शरीर को कौन सा हिस्से में होता है? तो देखिए, ये एक तरह से हमारी मस्तिष्क का पार्ट है और मस्तिष्क के पश्च मस्तिष्क का ये भाग है, ठीक है। और देखिए, पश्च मस्तिष्क होता है कि हमारे मस्तिष्क के कई पार्ट में डिवाइडेड है। इसमें देखिए कि ये हमारा पिछला भाग होता है जिसको हम क्या कहते हैं, जो है पश्च मस्तिष्क कहते हैं। और इसके अंतर्गत देखिए कि अनुमस्तिष्क या सेरिबेलम होता है और इसमें मेडुला ऑब्लिगेंटा, ये सारी चीज़ से मिलकर बना होता है हमारा पश्चिम मस्तिष्क, ठीक है। देखिए, जो सेरिबेलम होता है जिसको हम अनुमस्तिष्क कहते हैं, ये एक तरह से क्या काम करती है, हमारी पोस्चर को नियंत्रित करती है, हमारी जो ऐच्छिक पेशियाँ हैं, संतुलन, इन सारी चीज़ का नियंत्रण करने का काम करती है सेरिबेलम। और देखिए, इसका और एक मुख्य जो कारण होता है वो हमारे शरीर को संतुलन बनाए रखने का ये काम करता है और जो ऐच्छिक पेशियों को संकुचन पर ये नियंत्रण करता है सेरिबेलम। और मेडुला ऑब्लिगेंटा क्या काम करता है? देखिए, ये एक बेलनाकार संरचना होती है और इसका क्या काम होता है, ये हमारे श्वसन को नियंत्रित करती है। इसके अलावा ये हमारे हृदय की गति और रक्तचाप, इन सारी चीज़ कार्यों को जो है संबंधित होता है ये हमारा मेडुला ऑब्लिगेंटा, ठीक है। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ें आप ध्यान रखेंगे, कई बार यहाँ से एग्जाम में क्वेश्चन पूछा भी गया है सेरिबेलम से, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, यहाँ पे ग्लाइकोलिसिस का अंतिम उत्पाद क्या होता है? तो देखिए, यहाँ पे ग्लाइकोलिसिस का अंतिम उत्पादन की ग्लाइकोलिसिस जो प्रोसेस होता है उसमें लास्ट में क्या बनता है? तो ये पायरुविक अम्ल बनता है। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे हमारा करेक्ट होगा। और देखिए कि ग्लाइकोलिसिस क्या होता है, एक तरह से एक ग्लाइको अपघटन होता है जिसमें हम देखते हैं कि हमारे शोषण की जो प्रथम अवस्था है जिसमें हम देखते हैं कि कोशिका द्रव्य होता है, ठीक है। और इस पूरे प्रोसेस में क्या होता है कि एक तरह से हम देखते हैं कि ग्लूकोज का आंशिक ऑक्सीकरण होता है इस ग्लाइकोलिसिस प्रोसेस में, ठीक है। और इसके फलस्वरूप क्या क्या बनता है, एक तो ग्लूकोज
का एक अणु जो है हम देखते हैं कि पायरुविक अम्ल के रूप में बनता है, दूसरा जो है इसमें कुछ ऊर्जा मुक्त होती है। आप इस फिगर में देख लेंगे एक तरह के ये जो ग्लाइकोलाइसिस पूरी अभिक्रिया है, इस तरह से ये लास्ट में क्या बनता है, पायरुविक अम्ल बनता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है में देखते हैं किस क्षेत्र में पीएच स्केल एक महत्वपूर्ण मापक यंत्र है। तो देखिए यहाँ पे मापक यंत्र की बात कर रहे हैं कि इनकी पीएच स्केल सबसे ज़्यादा यहाँ पे कहाँ पे यूज़ होता है। तो देखिए यहाँ पे इसका राइट आंसर क्या होगा यहाँ पे, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा उपरोक्त सभी, यानी कि देखिए कि यहाँ पे खाद्य विज्ञान, औषधि और फॉरेस्ट्री, इनकी उपयुक्त सभी में पीएच स्केल एक जो है महत्वपूर्ण मापक यंत्र है। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे हमारा करेक्ट हो जाएगा। देखिए पीएच स्केल मैंने पहले भी बताया है, इनकी पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन या पावर ऑफ हाइड्रोजन होता है। और देखिए इसकी खोज किसने की थी, एसपीएल सोरेनसन ने इसकी खोज की थी। ठीक है, और ये क्या है, एक संख्या है जो किसी पदार्थ की अम्लीयता यानी कि एसिडिटी और क्षारीयता को जो है प्रदर्शित करता है पीएच मूल्य। ठीक है, तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, कई बार यहाँ से एग्जाम में पूछा जाता है। और क्या आप लोग कमेंट बॉक्स में ये बता सकते हैं हमारे रक्त का पीएच मान कितना होता है, कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। चलिए अगला क्वेश्चन यहाँ पे देखते हैं, फाइलेरिया जिसे हाथी पाँव भी कहते हैं में क्या होता है, यानी कि जब फाइलेरिया हो जाता है तो उसके लक्षण क्या होते हैं, उसमें क्या चीज़ें प्रॉब्लम होती है। तो देखिए इसमें एक तरह से पैरों में सूजन आ जाती है और पैर फूलकर बहुत ही बड़ा हो जाता है। आप इस फिगर में देख लेंगे ये अलग अलग स्टेज है फाइलेरिया के, यानी कि फील्ड पाँव की। इस स्टेज के होने से हम देखते हैं कि इसमें हाथी जैसे पाँव इसलिए कहा जाता है, यानी कि वो पैर इतना हाथी जैसे बड़ा हो जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन यहाँ पे देखते हैं, भोजन प्रणाली के सबसे बड़े हिस्से का नाम बताइए। तो देखिए भोजन हमारी यानी कि हमारी जो हमारी जो पाचन तंत्र है, यानी कि जो हमारी जो पूरा प्रोसेस यानी कि डाइजेस्टिव सिस्टम है, उसके जो सबसे बड़ा हिस्सा है उसका नाम बताना है। तो यहाँ पे देखिए छोटी आंत यानी कि स्मॉल इंटेस्टाइन, जिसमें हम देखते हैं कि ये हमारे पाचन तंत्र का सबसे बड़ा हिस्सा है। अब इस फिगर में देख रहे होंगे ये एक तरह से यहाँ पे ये स्मॉल इंटेस्टाइन है, इनकी छोटी आंत है। और ये देखेंगे पूरा जो हिस्सा होता है एक तरह से ये छोटी आंत के अंतर्गत आती है। ठीक है, अगला क्वेश्चन यहाँ पे देखते हैं, कोशिका के भीतर श्वसन का केंद्र कहाँ होता है। तो देखिए कोशिकाओं के भीतर जो श्वसन का केंद्र होता है वो कहाँ होता है, केंद्रक में ये होता है कि जो श्वसन की प्रक्रिया होती है। ठीक है, और देखिए जो कोशिका की खोज किसने की थी, तो ये रॉबर्ट हुक ने इसकी खोज की थी। और कोशिकाओं का अध्ययन हम विज्ञान की कौन सी शाखा के अंतर्गत कहते हैं, जिसको हम कहते हैं कोशिका विज्ञान या साइटोलॉजी के अंतर्गत हम कोशिकाओं का अध्ययन करते हैं। आप इस फिगर में देख रहे होंगे ये कोशिका का एक स्ट्रक्चर है जिसके न्यूक्लियस दे रखा है यहाँ पे एक तरह से यहाँ पे श्वसन की प्रक्रिया होती है। ठीक है, जो है सेल में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, रक्त के प्लेटलेट के जीवन काल लगभग कितने दिन का होता है। तो देखिए रक्त में बहुत ही महत्वपूर्ण चीज़ होती है जिसका नाम है प्लेटलेट, और इसका जीवन काल लगभग 3 से 5 दिन होता है। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। और देखिए प्लेटलेट जो है इसकी कमी हो जाने के कारण हम देखते हैं कि एक तरह से ये डेंगू का एक साइन है, यानी एक लक्षण है। अगर प्लेटलेट कम होता है तो हम कह सकते हैं कि जो है इंसान को डेंगू रोग हो गया। और ये हमारे शरीर में एक सामान्यतः जो है देखते हैं कि ब्लड में 1.5 से लेके 4.5 लाख ये प्लेटलेट्स होता है प्रति माइक्रोलीटर में ये होता है। ठीक है, अगर इससे कम हो जाती है यानी कि 1.5 से अगर कम हो जाती है तो उस इंसान को डेंगू का खतरा होता है, यानी कि वो डेंगू के एक लक्षण है। अगला क्वेश्चन यहाँ पे देखते हैं, यकृत यानी कि लीवर में कार्बोहाइड्रेट किस रूप में संचित रहता है। तो हमारी जो लीवर होता है उसमें कार्बोहाइड्रेट एक तरह से ग्लाइकोजन के रूप में संचित रहता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे हमारा करेक्ट हो जाएगा। और ये एक तरह से लीवर का पूरा स्ट्रक्चर दिया हुआ, कई बार लीवर से यहाँ से इसके स्ट्रक्चर से कई बार अलग अलग क्वेश्चन पूछे जाते हैं अलग अलग एग्जाम में। ठीक है, ये चीज़ ध्यान रखेंगे। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, कौन सी तंत्रिका मस्तिष्क से जुड़ी होती है और हमारे जो खोपड़ी से निकलती है, इनकी वो हमारी जो फोरहेड से जुड़ती है और पीछे पूरा हमारे मस्तिष्क के अंदर की जो उसमें जुड़ी होती है। तो देखिए इसका नाम क्या है, क्रायोनियल नसें। ठीक है, ये एक तरह की इस प्रकार की नसें होती हैं जो पूरा एक तरह से आप देख रहे होंगे ये होती है क्रायोनियल जो है नसें। ठीक है, तो ये एक तरह से हमारी जो मस्तिष्क से जुड़ती है पूरे जो खोपड़ी में वो एक तरह से जुड़ी हुई होती है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं, एटीपी का क्या अभिप्राय है। तो देखिए एटीपी यानी कि एडिनोसिस ट्राइफॉस्फेट है इसका फुल फॉर्म। ठीक है, और ये कई बार एग्जाम में पूछा गया कि बहुत ही महत्वपूर्ण है, ध्यान रखेंगे। एडिनोसिस ट्राइफॉस्फेट है इसका नाम है एटीपी का फुल फॉर्म। ठीक है, और एक तरह से एक क्या है, एक ऑर्गेनिक कंपाउंड है जो हमारी जो सेल को एक तरह से ये एनर्जी पहुंचाती है और जिससे हम देखते हैं कि एक तरह से ये बहुत सारे कार्य में जो है भाग लेती है। इनकी जैसे हमारे जितने भी लिविंग सेल है, मसल कॉन्ट्रैक्शन है, नर्व इम्पल्सन है, इन सारी चीज़ में ये एक तरह से एनर्जी पहुंचाने का काम करती है एटीपी। ठीक है, और इसका जो केमिकल फॉर्मूला है यहाँ पे C10H16
N5O13 और P3 इसका जो है एक तरह से केमिकल फॉर्मूला है, ठीक है, एडेनोसिस ट्राइफॉस्फेट। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, आवर्त सारणी में सबसे हल्की गैस कौन सी होती है? तो देखिए आवर्त सारणी में सबसे हल्की गैस यहाँ पे क्या होती है? हीलियम होती है। ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी करेक्ट होगा, इसका सिंबल होता है He, ठीक है। और देखिए कि आधुनिक आवर्त सारणी के बारे में आपको 2-3 चीज़ आपको इंपॉर्टेंट चीज़ बता देता हूँ। देखिए आधुनिक आवर्त सारणी में तत्वों को उनके परमाणु क्रमांक के बढ़ते हुए क्रम में सजाया गया है, ठीक है। और यहाँ पे हाइड्रोजन को सबसे पहला स्थान दिया गया, उसका परमाणु जो क्रमांक होता है आपको पता होगा 1 है, और ये सबसे जो है पहले हम देखें कि इसको पहला स्थान दिया गया है, ठीक है। और देखिए कि आवर्त सारणी के बारे में 2 चीज़ इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछा गया है। आवर्त सारणी की जो आवर्तों की संख्या 7 होती है और ग्रुप जो है इनके समूह वो कितने होते हैं? वो 18 होती है, ठीक है। तो ये कुछ महत्वपूर्ण बातें आप आवर्त सारणी के बारे में ध्यान रखेंगे। चलिए अगला क्वेश्चन यहाँ पे देखते हैं कि मानव शरीर में रक्त का थक्का बनाने में कौन महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है? तो देखिए रक्त का थक्का बनने में बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है प्लेटलेट्स। इसके अलावा एक विटामिन होता है जिसका नाम है के, तो ये भी रक्त का थक्का बनाने में बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। यानी कि अगर के विटामिन की कमी हो जाती है तो रक्त का थक्का इनके रक्त जो है हमारा नहीं जमता है, ठीक है। अगर कहीं पे कट जाएगा तो वहाँ पे रक्त बहता रहेगा अगर जो है विटामिन के की कमी होगी, ठीक है। देखिए विटामिन के की स्रोत कौन कौन से हैं? देखिए पत्ता गोभी हो गया, ब्रोकोली, पालक, चुकंदर, ये सारे विटामिन के स्रोत हो गया। और प्लेटलेट्स मैंने बताया था कि अभी हमारे शरीर में 1.5 से लेकर 4.5 लाख ये हमारे प्लेटलेट्स हमारे शरीर में पाए जाते हैं, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, यकृत यानी कि लीवर द्वारा निकलने वाले वाइल जूस का क्या काम होता है? तो देखिए एक तरह से ये हमारे भोजन को क्षारीय बनाने का काम करता है, ठीक है। तो कई बार ये पूछा गया कि जो बाइल जूस ये कौन से हमारे जो अंग से निकलती है? तो ये यकृत से निकलती है, ठीक है। बहुत ही इंपॉर्टेंट है बाइल जूस, और इसका काम होता है भोजन को क्षारीय बनाना। और देखिए ये जो लीवर से निकलने वाला जो बाइल यानी कि जैसे पीले रंग का एक जो है रस होता है जिसका मुख्य कार्य क्या होता है? वसा को जो है तोड़ना, इसका एक काम होता है, ठीक है। और देखिए जो पित्त का जो उतर चढ़ाव जो होता है वो शरीर की बॉडी के लिए एक परेशानी पैदा करता है, और इस तरह से इसके लिए ये बाइल जूस बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये हमारे भोजन को क्षारीय बनाता है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन यहाँ पे देखते हैं, सेरिबेलम के बारे में निम्नलिखित में कौन सा कथन सत्य है? तो देखिए सेरिबेलम के बारे में यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी और सी दोनों करेक्ट है। इनकी देखिए यहाँ पे ये हमारे मांसपेशियों का संचालन या नियंत्रण करता है, अभी हमने पिछले वाले क्वेश्चन में देखा था। और ये शरीर का नियंत्रण बनाने में बहुत ही जो महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, ठीक है। और ये हमारे मस्तिष्क का सबसे बड़ा हिस्सा है नहीं है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे हमारा डी करेक्ट हो गया, कि बी और सी दोनों सही होंगे, ठीक है। ये आप फिगर देख रहे होंगे, सेरिबेलम का एक जो है यहाँ पे पिक में दिया हुआ है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, श्वसन मापन का यंत्र क्या कहलाता है? देखिए यानी कि श्वसन को जो मापने का यंत्र होता है उसको हम क्या कहते हैं? उसको कहते हैं रेस्पिरोमीटर कहते हैं, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। यहाँ पे देखिए ऑक्सीजनोमीटर है और पोटोमीटर, ये दोनों क्या चीज़ मापते हैं? तो देखिए ऑक्सीजनोमीटर हम देखते हैं कि जो प्लांट्स है उसकी ग्रोथ को मापा जाता है कि वो किस तरह से बढ़ रहा है, उसको मापने के लिए हम ऑक्सीजनोमीटर का प्रयोग यहाँ पे करते हैं। और पोटोमीटर देखिए ये बाष्पोत्सर्जन यानी कि वेपोराइजेशन की जो रेट है उसको मापने का काम करते हैं पोटोमीटर, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, आवर्त सारणी में गैसों की कुल संख्या कितनी है? तो देखिए यहाँ पे गैसों की कुल संख्या है 11। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे हमारा करेक्ट हो जाएगा। तो आवर्त सारणी के बारे में मैंने पहले बताया था कि यहाँ पे 7 इसकी आवर्त होती है और 18 इसकी ग्रुप होती है, और गैसों की संख्या कितनी होती है? 11 है। तो कुछ ये महत्वपूर्ण चीज़ें हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, मानव के शरीर के वजन का कितना प्रतिशत रक्त की मात्रा होती है? यानी कि मनुष्य की वेट कितना है और उसका कितना प्रतिशत रक्त पाया जाता है? तो ये 7% रक्त पाया जाता है, ठीक है। देखिए रक्त के बारे में आपको 2-3 चीज़ें इंपॉर्टेंट बताता हूँ। जो हमारा रक्त का रंग लाल होता है वो क्या होता है? एक प्रकार की हमारी रक्त में प्रोटीन होता है जिसका नाम है हीमोग्लोबिन, जिसके कारण रक्त का जो लाल रंग होता है। और ये लाल रंग हीमोग्लोबिन में किसके कारण होता है? हीमोग्लोबिन के अंदर का एक जो है घटक पाया जाता है, एक जो कंपोनेंट होता है जिसका नाम है हीम, जिसकी वजह से इसको कहते हैं हीमोग्लोबिन, ठीक है। और ये हीम क्या काम करता है? तो देखिए ये रक्त के प्रवाह के साथ साथ ऑक्सीजन को लाने और ले जाने का काम करती है ये हीम, ठीक है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ हीमोग्लोबिन के बारे में और रक्त के बारे में अब याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन यहाँ पे देखते हैं कि रेडियो सक्रियता निम्न में से किसका गुण है? तो देखिए रेडियो सक्रियता की बात करें ना कि रेडियो एक्टिवता की बात करें, तो ये एक नाभिक का मुख्य गुण है। ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए करेक्ट हो जाएगा। देखिए रेडियो धर्मिता की बात करें तो देखिए यहाँ पे रेडियो धर्मिता की खोज की थी हेनरी बेकेरेल ने, इसकी खोज की थी। और इसकी जो यूनिट है मात्रक क्या है? ये क्यूरी है। तो ये चीज़ कई बार पूछा गया है कि रेडियो धर्मिता की यूनिट क्या है, ठीक है। ये चीज़ आप इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखेंगे।
चलिए अगला क्वेश्चन यहाँ पे हम देखते हैं। यहाँ पे अगला क्वेश्चन हमारा है, स्थिर दाब पर गैस का आयतन परम ताप के समानुपाती होता है। यानी कि स्थिर अगर दाब हो उसमें उसके जो आयतन है यानी कि वो वॉल्यूम उसके क्या होता है, टेम्परेचर के समानुपाती होता है। तो यह नियम किसने बताया था? तो यह नियम बताया था चार्ल्स का नियम ये कहता है कि यानी कि स्थिर दाब पर जो उसका आयतन होगा उसके जो है परम ताप के समानुपाती होता है। ये चार्ल्स का नियम ये कहता है। ठीक है, देखिए यहाँ पे एक एवोगाड्रो का नियम क्या कहता है? तो देखिए एवोगाड्रो का नियम ये कहता है कि समान दाब और ताप पर गैसों के समान आयतन में अणुओं की संख्या समान होती है। ये एवोगाड्रो ने बताया थी। देखिए अगर यहाँ पे दाब और ताप अगर समान हो तो अगर समान आयतन वाले जो गैस होगी उसमें अणुओं की संख्या समान होती है, ये एवोगाड्रो ने बताया। तो ये कुछ नियम है, कई बार ये चीज़ इससे रिलेटेड फैक्ट जो है कुछ एग्जाम में पूछे जाते हैं, तो आप लोग ध्यान रखेंगे। चलिए अगला क्वेश्चन यहाँ पे देखते हैं, भस्मों का स्वाद कैसा होता है? तो देखिए भस्मों का जो स्वाद होता है वो खारा होता है। ठीक है, ऑप्शन सी करेक्ट होगा। और देखिए जो भस्मों के जलीय जो घोल है उसका एक तरह से आयन क्या होता है, OH आयन होता है। और उसके जो घुलनशील जो भस्म होता है उसको हम क्या कहते हैं, एक तरह से जल में घुलनशील भस्म जो होता है उसको क्या कहते हैं, वो एक तरह से क्षार कहलाता है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन यहाँ पे देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा मिश्रण कोल गैस कहलाता है? ठीक है, तो देखिए यहाँ पे कोल गैस का मिश्रण कौन सा होता है? H2 हो गया, CH4 हो गया और CO। ऑप्शन बी यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। और ये इनके जो मिश्रण होता है H2, CH4 और CO को, इसको ही हम एक तरह से प्रोड्यूसर गैस कहते हैं। ठीक है, तो एक तरह से क्या हो गया, कार्बन मोनोऑक्साइड नाइट्रोजन के जो गैसीय मिश्रण हो गया वो हमारा एक तरह से प्रोड्यूसर गैस कहलाते हैं। सॉरी यहाँ पे देखिए कि ये हमारा हो गया कोल गैस। ठीक है, H2, CH4 और CO ये हमारा कोल गैस हो गया। और लेकिन जो कार्बन मोनोऑक्साइड हो गया और नाइट्रोजन इसके मिश्रण को जो है प्रोड्यूसर गैस कहते हैं। ये हमारा कोल गैस हो गया और ये हमारा मोनोऑक्साइड और नाइट्रोजन इसको हम क्या कहते हैं, एक तरह से प्रोड्यूसर गैस कहते हैं। और आज का लास्ट क्वेश्चन है, पारिस्थितिक तंत्र यानी कि इकोसिस्टम शब्दावली किसने प्रस्तुत किया था? तो देखिए इसका राइट आंसर क्या है, टेंसले ने यहाँ पे एक तरह से इकोसिस्टम शब्दावली यानी कि जो शब्द के जो पहला जो इन्होंने प्रस्तुत किया था टेंसले। ठीक है, यहाँ पे बाकी जो नाम है इनके बारे में अगर हम बात करें, देखिए लियू एन हुक जिन्होंने जीवाणु की खोज की थी, और लेनी जिन्हें स्टेथोस्कोप जिसकी खोज की थी, जो आपने देखा होगा डॉक्टर के गले में लटका होता है, लेनी ने इसकी खोज की थी। और क्रिश्चियन बर्नार्ड जिन्होंने हृदय का पहला प्रतिस्थापन किया था। ठीक है, तो ये कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं। अब आपके लिए आज का क्वेश्चन है, यकृत यानी कि लीवर में कार्बोहाइड्रेट किस रूप में संचित रहता है? इस क्वेश्चन का आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। दोस्तों वीडियो बनाने में बहुत ही मेहनत लगती है, आप लोग इस वीडियो को ज़्यादा से शेयर करिए, अपने स्टडी रिलेटेड ग्रुप में शेयर करिए, और दोस्तों ज़्यादा से लाइक करिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव ए वंडरफुल डे अहेड।